मॉर्निंग टू ऑल। तो ये सेकंड क्लास है जनरल सेफ्टी इन माइंस का। पहला क्लास में इंट्रोडक्शन टू माइंड सेफ्टी हुआ था, कुछ कुछ जो टर्मिनोलॉजी था और बेसिक चीज़ें था उसको हम लोग समझे थे, स्टैटिस्टिक्स समझे थे और किस तरह अभी सेफ्टी का ट्रेंड है, एक्सीडेंट का ट्रेंड है, सीरियस एक्सीडेंट, फैटल एक्सीडेंट इंडिया में ये लास्ट 10 साल का हम लोग देखे थे। और इस ये वाला क्लास है, इस क्लास में हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, काउजेस पढ़ेंगे, कुछ इसका काउजेस का थ्योरी पढ़ेंगे, फिर इसका प्रिवेंशन पढ़ेंगे और एक आपका और भी एक है एड ऑन टॉपिक, उसको भी हम लोग पढ़ाएंगे जिसको ट्रैप कहते हैं, तो वो पढ़ाएंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं ये क्लास। मुझे लग रहा है वॉइस क्लियर ही होगा सबका। एक बार मैं देख लेता हूँ चैट में, वॉइस क्लियर ही है। स्क्रीन शेयर में कर रहा हूँ, ठीक है, स्क्रीन शेयर हो गया। तो देखिए, कल जो हम लोग पढ़ाए थे बेसिक चीज तो पढ़ा दिए थे, इस चीज को भी कवर कर लिए थे। इसमें छोटा छोटा चीज बच गया था, इसलिए मैं चाह रहा हूँ इसको मैं थोड़ा सा डिटेल में पढ़ा दूं ताकि इससे क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन आता है आवर्स को लेके कि कितने आवर्स तक इसमें एब्सेंट होते हैं, मतलब पर्सन जो इंजर हुआ वो कितने देर तक एब्सेंट रहते हैं इस इंजरी में एज पर द डीजीएमएस टर्म एंड कंडीशन। तो इसलिए इसको थोड़ा सा मैं पढ़ा देता हूँ, इससे क्वेश्चन कई बार आ चुका है और आने का चांसेस होता है। तो इसमें से एक मिनट, कलर में चेंज कर दूं इसका, है ना। देखिए, जो फैटल एक्सीडेंट है ना, फैटल एक्सीडेंट हम तभी कहेंगे जब वो वाले एक्सीडेंट में कम से कम एक फैटल हो, कम से कम एक फैटल हो और एक से तीन फैटल हो, हम लोग तभी उसको कहेंगे फैटल एक्सीडेंट। जैसे एक्सीडेंट दैट रिजल्ट्स इन द डेथ ऑफ वन और मोर वर्कर्स, ठीक है। फैटल होगा तभी हम लोग इसको फैटल एक्सीडेंट कहेंगे, और नहीं तो फिर सीरियस एक्सीडेंट में आ जाएगा। दूसरा होता है सीरियस बॉडली इंजरी। सीरियस बॉडली इंजरी क्या होता है कि अदर देन फैटल एक्सीडेंट है, और इसमें क्या होता है कि कुछ सेवर कॉजेज होता है, जैसे लॉस ऑफ पार्ट हो गया, कोई लॉस, परमानेंट डिसेबिलिटी हो गया, परमानेंट लॉस ऑफ कोई बॉडी पार्ट हो गया, फ्रैक्चर हो गया, तो ये सब, जैसे लॉस ऑफ साइट हो गया, हेयरिंग हो गया, तो हम लोग इस कैटेगरी को सीरियस बॉडली इंजरी कहते हैं। इसमें सीरियस बॉडली इंजरी होने के लिए आपको कुछ परमानेंट लॉस होना चाहिए। वैसे एक्सीडेंट जिसमें किसी कोई वर्कर्स का परमानेंट लॉस होता है, फ्रैक्चर्स होता है, लॉस ऑफ साइट होता है, हेयरिंग होता है, तब जाके हम लोग इसको सीरियस बॉडली इंजरी कहेंगे। उसी तरह रिपोर्टेबल इंजरी क्या होता है अदर देन सीरियस बॉडली इंजरी? ये क्या होता है कि ये यदि इस तरह का एक्सीडेंट हुआ तो इसमें से देखिए कि, एक मिनट, है ना, इसमें देखिए इसका एक डिफिनेशन भी उसी तरह है जो मैं लिख दिया हूं, जो बताया भी हूं। ये रिपोर्टेबल इंजरी इज एनी इंजरी अदर देन a serious bodily injury that involves or will likely involve the injured person for's absence from work for 72 hours or more। यदि कोई ऐसा एक्सीडेंट होता है और उसे मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, रिकवरी के लिए उसे मोर देन 72 आवर्स के लिए एब्सेंट होना पड़ता है, तो वैसे एक्सीडेंट को हम लोग, वैसे इंजरी को हम लोग रिपोर्टेबल इंजरी कहेंगे। तो ये रिपोर्टेबल इंजरी है, कोई भी रिपोर्टेबल इंजरी किसी को होता है तो मोर देन 72 आवर्स वो एब्सेंट होता है मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, रिकवरी के लिए, ये सब कारणों के लिए। और माइनर एक्सीडेंट उससे थोड़ा सा कम होता है। माइनर एक्सीडेंट क्या होता है कि अदर देन रिपोर्टेबल और सीरियस बॉडली इंजरी और दैट एक्सीडेंट्स causes injury requiring medical aid or a short absence from work, typically more than 24 hours or less than 72 hours, ठीक है। ये यानी एक से तीन दिन, ठीक है, 24 आवर्स और लेस देन 72 आवर्स। यदि 72 आवर्स से ग्रेटर हो जाएगा तो ये रिपोर्टेबल इंजरी में आ जाएगा। तो ये हो गया। उसके बाद डीजीएमएस ने कई बार इस तरह का जो पब्लिश करता है उसमें इस चीज को मेंशन करता है, डिसास्टर वाला। कई बार डिसास्टर हुआ है, उस डिसास्टर में बोलता है कि यदि कोई एक्सीडेंट में मोर देन 10 डेथ हो रहा है तो हम लोग उसको डिसास्टर कहेंगे। मोर देन 10 डेथ हो रहा है तो हम लोग उसको डिसास्टर कहेंगे। और यदि 4 to 9 है, 4 to 9 है, 4 to 9 है तो हम लोग उसको मेजर एक्सीडेंट कहेंगे। तो क्वेश्चन कभी आ सकता है कि डिसास्टर में कितने
डिसास्टर यदि 10 मोर देन 10 एक्सीडेंट है तो क्या है, मेजर एक्सीडेंट है या डिसास्टर है, तो हम लोग डिसास्टर में टिक लगाएंगे। और यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है रिपोर्टेबल और माइनर में, यहाँ से टाइम को लेके क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो टाइम को एकदम सिंपल है, बहुत बार हम लोग रिपीटेटिव माइनिंग इंजीनियर इसको जानते हैं, लेकिन कभी कभी कंफ्यूज कर जाते हैं, कंफ्यूज नहीं करना है। रिपोर्टेबल में 72 आवर्स है और माइनर इंजरी में 24 आवर्स है, 72 आवर्स है, इसको ध्यान में रखना है, क्वेश्चन आ सकता है, इस तरह आता है क्वेश्चन। अब हम लोग इसका ये देखते हैं कि फ्रीक्वेंसी कैसे निकालता है। फ्रीक्वेंसी कहने का मतलब है ना कि जैसे कोई एक्सीडेंट है, वो रिफ्लेक्ट करता है कि उसका हिस्ट्री किस तरह है, फ्रीक्वेंसी हो गया। सेवेरिटी हो जाता है कि उसका प्रोनेंस किस तरह है, मतलब एक्सीडेंट का प्रोनेंस किस तरह है, कितना है, ज्यादा है, कम है, तो वो उसको वो इंडिकेट करता है। मतलब ये टाइप का एक इंडिसिस है जो हम लोग यूज करते हैं। इसका रेट निकालते हैं, एक्सीडेंट का रेट निकालते हैं, और फिर लाइक्लीहुड ऑफ एक्सीडेंट, कोई माइंस में कितना प्रोनेंस है, उसे हम लोग सेवेरिटी इंडेक्स से हम लोग वो निकालते हैं। तो इसमें से एक मेजर चीजें हैं, देखिए कि कभी भी हम लोग डेथ रेट हो गया, इंजुरी रेट हो गया, कैलकुलेट करते हैं तो 3 पैरामीटर, बेस्ड ऑन 3 पैरामीटर्स, 100 और 1000% एम्प्लॉयड, और पर लाख पर्सन शिफ्ट वर्क, और मिलियंस टन्स ऑफ कोल और ओबी। कोल भी हो या तो ओबी हो तो हम लोग मिलियन टन्स यूज करेंगे, मिलियंस टन्स पर मिलियन टन्स के रिस्पेक्ट में हम लोग निकालेंगे। यदि हम लोग शिफ्ट वर्क में निकाल रहे हैं तो पर लाख के टर्म में निकालेंगे, और यदि पर्सन एम्प्लॉयड निकाल रहे हैं तो 1000 पर्सन पर एम्प्लॉयड हम लोग निकालेंगे। तो इससे क्वेश्चन पूछ सकता है विच पैरामीटर्स कंसीडर्स टू कैलकुलेट द डेथ रेट और इंजुरी रेट। तो यदि ऑप्शन में दिया हुआ जैसे पर्सन 1000 पर्सन एम्प्लॉयड पर लाख मेन शिफ्ट वर्क मिलियन टन ओबी, तो ये होगा। इसके अलावा कुछ देता है तो वो नहीं होगा। ठीक है, तो ये हम लोग का 3 पैरामीटर है, 3 पैरामीटर पे ही निकालते हैं। अब बात ऐसी आती है कि जैसे ये जो डेथ रेट है, या तो हम लोग इसको सीधा फ्रीक्वेंसी रेट ही भी कहते हैं ना, फ्रीक्वेंसी रेट। तो फ्रीक्वेंसी रेट जो है वो फ्रीक्वेंसी रेट हम लोग सबके लिए निकालते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ हम लोग एक के लिए निकालते हैं। फेटाल के लिए भी निकालते हैं, सीरियस के लिए भी निकालते हैं, और रिपोर्टेबल के लिए भी निकालते हैं, तीनों के लिए निकालते हैं। तो यदि हम लोग को निकालना होगा फेटल के लिए, तो फेटल को निकालने के लिए भी हम तीनों पैरामीटर यूज कर सकते हैं। ठीक है, सीरियस एक्सीडेंट का निकालेंगे तो यहां भी हम लोग 3 पैरामीटर यूज कर लेंगे। 3 पैरामीटर का यही वाला 1000% एम्प्लॉयड, पर लाख मैन शिफ्ट और मिलियंस टन। ठीक है, तो हम लोग तीनों निकालेंगे। इससे आगे हम आपको दिखाएंगे कि कुछ भी हो, फेटल का रेट फ्रीक्वेंसी निकालना हो, सीरियस एक्सीडेंट का निकालना हो, तो रिपोर्टेबल का निकालना हो, हम लोग तीनों के लिए निकालेंगे। तो एक फॉर्मूला होगा, बट तीनों 3 तरह से निकाल सकते हैं हम लोग, पर्सन एम्प्लॉयड से, लाख, है ना। ठीक है, ये सेवेरिटी इंडेक्स हो गया। सेवेरिटी इंडेक्स हो गया। अब एक इंडेक्स और होता है जो हम लोग इसको साथ में देखेंगे, इसको हम लोग क्या कहते हैं, कंबाइंड इंडेक्स। कंबाइंड इंडेक्स क्या होता है कि कोई भी माइंस है, ठीक है, उस माइंस में यदि हमको उसका ये देखना है कि उसका सेफ्टी, सेफ्टी के टर्म में देखना है, ठीक है ना। सीरियस, ओके। देखिए, मैं पढ़ा चुका हूँ, शायद नेटवर्क नहीं रहने के कारण, थोड़ा टेक्निकल ग्लिच होने के कारण कुछ मिस हुआ है। ठीक है, इसको मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए, जो सीरियस बॉडली इंजरी में पढ़ा गया था कि वैसे एक्सीडेंट विच इन्वॉल्व्स और लाइकली इन्वॉल्व टू इंजर्ड पर्सन फॉर्स एब्सेंट फ्रॉम वर्क
फॉर मोर देन 72 आवर्स, ठीक है, 72 आवर से अधिक यदि उसको मेडिकल केयर के लिए या कोई ट्रीटमेंट के लिए एब्सेंट रहता है तो रिपोर्टेबल इंजरी कहते हैं। माइनर इंजरी क्या होता है? माइनर इंजरी वैसे इंजरी which requires medical aid and short absence from work, typically more than 24 hours और लेस देन 72 आवर्स, ठीक है। तो इसको हम लोग माइनर इंजरी कहते हैं, और 72 से ज्यादा हो जाएगा तो रिपोर्टेबल हो जाएगा। डिसास्टर क्या होता है? डिसास्टर कि ऐसा एक्सीडेंट जिसमें से मोर देन 10 पर्सन्स का डेथ होता हो उसे डिसास्टर कहते हैं, और मेजर एक्सीडेंट में 4 to 9% का डेथ होता है तो मेजर एक्सीडेंट कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए फ्रीक्वेंसी एंड सेवरिटी, इसको भी पढ़ा दिए हैं लेकिन फिर भी मैं इसको फिर से थोड़ा सा स्पीड में इसको रिवाइज करवा देता हूँ। फ्रीक्वेंसी एंड सेवरिटी क्या होता है कि फ्रीक्वेंसी इट रिफ्लेक्ट्स द हिस्ट्री ऑफ पर्टिकुलर माइंस, कि उस माइंस में किस रेट से एक्सीडेंट हुआ है और उसका क्या अधिक हिस्ट्री है, मतलब रेट क्या है। जैसे होता है ना किसी चीज का कि हाई रेट हो रहा है, लो रेट है, एवरेज है, मॉडरेट है, तो वो रिफ्लेक्ट करता है फ्रीक्वेंसी। This rate reflects the history of particular mines and likelihood of accident in that mines. अब obviously है कि कोई माइंस का हिस्ट्री बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा एक्सीडेंट बार बार हो रहा है, तो ऑब्वियसली कोई भी कह सकता है कि दिस माइंस इज मोर लाइकलीहुड ऑफ एक्सीडेंट, उसमें एक्सीडेंट होने की चांसेस है, एक्स्ट्रा केयर लेने की जरूरत पड़े। तो जो हम लोग फ्रीक्वेंसी रेट निकालते हैं, फ्रीक्वेंसी रेट यदि हम लोग को निकालना है तो हम लोग इसको 3 पैरामीटर के बेसिस पे निकालते हैं, ठीक है। 3 पैरामीटर का बेसिस पे निकालते हैं। तो फर्स्ट पैरामीटर क्या है? 1000% एम्प्लॉयड, सेकेंड पैरामीटर है पर लाख मेन शिफ्ट वर्क, एंड थर्ड पैरामीटर है मिलियन टन्स ऑफ कोल एंड ओबी, ठीक है। तो ये देखिए, ये दोनों को अलग रखिए, इसको अलग रखिए। जैसे यदि कोई कोल और ओबी यानी ओर के टर्म में पूछे तो मिलियन टन के टर्म में निकालना पड़ेगा आपको, और यदि एम्प्लॉयड के बेसिस में पूछ रहा है तो 1000% एम्प्लॉयड और पर लाख मेन शिफ्ट वर्क, ठीक है। जब भी क्वेश्चन पूछेगा तो ये आपको क्लियरली उसमें इंडिकेट कर देगा कि आपको 1000 पर्सन एम्प्लॉयड के टर्म में निकालना है, लाख मैन शिफ्ट के टर्म में निकालना है, तो मिलियन टर्म के निकालना है। ये चीजें जो निकलती है ये तीनों के लिए निकलती है, कोई भी एक्सीडेंट के लिए निकलती है। जैसे यदि हम लोग फ्रीक्वेंसी रेट निकाल रहे हैं तो तीनों के लिए निकालेंगे, हम लोग फेटाल के लिए निकालेंगे, फैटल के लिए निकालेंगे, सीरियस के लिए निकालेंगे, सीरियस के लिए निकालेंगे और रिपोर्टेबल के लिए भी निकालेंगे, है ना। रिपोर्टेबल के लिए भी निकालेंगे, लेकिन तीनों टर्म यूज करके, तीनों पैरामीटर यूज करके निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए एक फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला में पहला हम लोग क्या अभी देखे थे, डेली इंप्लॉयड के टर्म है ना, एवरेज डेली इंप्लॉयड के टर्म में हम लोग निकालेंगे। तो इसमें तीनों के लिए निकालेंगे, फैटल के लिए भी निकालेंगे, सीरियस के लिए निकालेंगे, रिपोर्टेबल के लिए भी निकालेंगे। इसका फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ फैटल इंजुरीज डिवाइडेड बाय एवरेज डेली एम्प्लॉयमेंट इनटू 1000 इनटू 10⁻³ ये ध्यान रखना। मैं इसको इसलिए कह रहा हूँ ना ताकि दो और फॉर्मूला है, इसमें कंफ्यूजन होगा आपको 1000, लाख और मिलियन में, इसलिए आप 10⁻³ यूज कीजिए, ठीक है। सीरियस इंजरी में फॉर्मूला सेम है, यहाँ पे क्या हो जा रहा है आपका, सीरियस इंजरी हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है, तो नंबर ऑफ सीरियस इंजुरीज डिवाइडेड बाय एवरेज डेली एम्प्लॉयमेंट इनटू 1000। यदि आपको रिपोर्टेबल का रेट निकालना है, फ्रीक्वेंसी रेट फॉर रिपोर्टेबल इंजुरी, तो यहाँ पे रिपोर्टेबल कर दीजिए इनटू 1000। फॉर्मूला सेम है, आपको इस तरह निकाल लीजिए। अब क्या ये जो रेट है, ये देखिए लास्ट बार जो डिजिटल का एग्जाम हुआ था उसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा है, इसलिए मैं इसको इंक्लूड किया हूँ। बहुत सारे न्यूमेरिकल पूछा था, 5-7 न्यूमेरिकल पूछा हुआ था, इस बार भी पूछा जा सकता है, इसलिए ये एकदम सिंपल क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, ऐसे में इसका न्यूमेरिकल भी करवाऊंगा, वहां तो बिल्कुल क्लियर कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अभी आप फॉर्मूला देखिए, इसे सिंपल फॉर्मूला है, कोई बड़ी बात नहीं है, बस हाँ कंफ्यूजन ना करें और फॉर्मूला भूले ना। ये देखिए जो हमने बताया था ऑन द बेसिस ऑफ मेन शिफ्ट वर्क, यदि मेन शिफ्ट वर्क के बेसिस पे निकालेंगे तो यहां भी हम लोग तीनों के लिए निकालेंगे, ठीक है ना। फैटल के लिए भी निकालेंगे, सीरियस के लिए भी निकालेंगे और रिपोर्टेबल के लिए निकालेंगे, रिपोर्टेबल के लिए भी निकालेंगे। तो लाख मतलब क्या हो जाता है 10⁵, है ना। यहाँ भी फॉर्मूला सेम है, बहुत ज्यादा चीज चेंजेस नहीं है। जहां वहां पे हम लोग पर 1000 इंप्लॉयड कर रहे थे ना, यहाँ पे लाख मैन शिफ्ट कर देंगे। जैसे नंबर ऑफ इंजुरीज डिवाइडेड बाय टोटल मैन शिफ्ट वर्क इनटू, यहाँ पे लाख है पर लाख, तो यहाँ लाख से गुना करना होगा, लाख इंटू 10⁵, ठीक है। नंबर ऑफ इंजुरीज डिवाइडेड बाय टोटल मैन शिफ्ट वर्क इनटू लाख यानी 10⁵। तो यहाँ पे यदि आपको फैटल के लिए निकालना है तो यहाँ फैटल का इंजुरी लीजिए, यदि आपको सीरियस के लिए निकालना है तो सीरियस इंजुरी का लीजिए, यदि रिपोर्टेबल निकालना है तो रिपोर्टेबल के लिए।
लेकिन यदि कोल और ओबी के टर्म में पूछता है, और के टर्म में पूछता है, तो यहाँ पे आपका मिलियन टन के बेसिस पे निकलता है, मिलियन टन यानी फ्रीक्वेंसी रेट पर मिलियन टन ऑफ कोल और प्रोड्यूस्ड। तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला सेम है, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे क्या कर देना है आपको, ये जो मिलियन टन यानी टन ले लेना है, नंबर ऑफ इंजुरीज डिवाइडेड बाय टोटल कोल और प्रोड्यूस, ठीक है, टन में ले लेना है उसको, और इंटू 10⁶ कर देना है, ठीक है। ये फॉर्मूला सिंपली यहाँ पे 10⁶। अब देखिए तीनों फार्मूला में क्या क्या अंतर था, एक में 10⁻³ था, एक में 10⁵ है, एक में 10⁶ है। तो ध्यान रखना है कि जब भी हम लोग मिलियन टन में, मिलियन इंटू 10⁶ होता है, तो मिलियन हम लोग 10⁶ पुट करेंगे, हम लोग लाख में करेंगे 10⁵, थाउजेंड में करेंगे 10⁻3। नीचे क्या हो जाता है, टोटल ओल प्रोड्यूस, यहाँ मेन शिफ्ट, और वहां 1000 पर्सन एम्प्लॉयड, डेली एम्प्लॉयमेंट, डेली पर्सन एम्प्लॉयड, ठीक है। ये तीनों चीजें हो गई, किसी से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, आपको मेन शिफ्ट से भी पूछ सकता है, और से भी पूछ सकता है, और पर्सन एम्प्लॉयड से भी पूछ सकता है। एक ये जो टॉपिक है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। ये सेवेरिटी इंडेक्स होती है, वो फ्रीक्वेंसी रेट था, ये सेवेरिटी इंडेक्स था। आप जैसे मान लीजिए कि कोई माइंस है, उस माइंस में हम लोग जैसे अभी इसको डिस्कस किए थे कि जो माइंस का क्लासिफिकेशन होता है डिग्री 1, डिग्री 2, डिग्री 3, तो हम लोग को पहले से पता चल जाता है यदि डिग्री 3 है तो काफी वहां पे गैसेस रिलीज हो रहा होगा, उसका एक क्राइटेरिया, उस क्राइटेरिया से ज्यादा हो रहा है तो हम लोग डिग्री 3 की कैटेगरी में रखते हैं, हम लोग एक्स्ट्रा केयर लेते हैं। डिग्री 1 है तो हम लोग लेस केयर ले रहे हैं, लेकिन रिस्पेक्टिव डिग्री 3 के रिस्पेक्ट में डिग्री 1 में हम लोग कम लेते हैं, क्योंकि पता है कि हमें वहां गैसेस जो इंड्रस ऑफ गैसेस है कम है, तो नहीं है, ठीक है। तो एक क्लासिफिकेशन हो गया हमारा, पहले से पता चल गया। उसी तरह सेवेरिटी इंडेक्स क्या है, एक टाइप का इंडेक्स है, इंडिसिस है, एक वैल्यू है, पर्टिकुलर वैल्यू है, जैसे 5 है, 6 है, 10 है, 12 है, ऐसे एक वैल्यू आएगा। उस वैल्यू, एक पर्टिकुलर वैल्यू के बियॉन्ड सेवेरिटी इंडेक्स, उस पर्टिकुलर वैल्यू के बियॉन्ड में ये बताएगा कि कोई भी पर्टिकुलर माइंस एक्सीडेंट प्रोन कितना है या नहीं है, ठीक है। एक्सीडेंट प्रोन बताता है, मतलब लाइकलीहुड, मतलब होने का, मतलब किसी में एक्सीडेंट होने का प्रोबेबिलिटी कितना है। तो यहाँ पे देखिए सेवेरिटी इंडेक्स इज द इंडेक्स व्हिच गिव्स द इंफॉर्मेशन वेदर ये माइंड इज एक्सीडेंट प्रोन और नॉट, ठीक है। ऑब्वियसली जिस माइंड से बहुत ज्यादा एक्सीडेंट हो रहा है उसमें ज्यादातर चांसेस है कि फिर से एक्सीडेंट हो जाए, तो वो हमें एक प्रोनेट्स बताता है कि एक्सीडेंट होने का कितना चांसेस है। इसका सेवेरिटी इंडेक्स का एक फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला तो आप समझ लीजिए। ये फॉर्मूला क्या है, इसमें यहाँ पे देखिए 50F + S डिवाइडेड बाय मेन शिफ्ट इंटू 10⁵। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, है ना, 50F + S डिवाइडेड बाय मेन शिफ्ट इंटू 10⁵, ठीक है। यहाँ F जो मैं बोल रहा हूँ ये फैटल है, यहाँ पे ये सीरियस है, सीरियस एक्सीडेंट है, मेन शिफ्ट है, ठीक है, और 10⁵ है। ये फॉर्मूला में दिया रहेगा, जब भी क्वेश्चन आएगा तो बता देगा कि नंबर ऑफ फैटल इतना हुआ है, नंबर ऑफ सीरियस इंजुरी इतना हुआ है, मेन शिफ्ट आपका इतना है उस माइंस में पर्टिकुलर, तो आपका सेवेरिटी इंडेक्स निकालिए, ठीक है। आपको वैल्यू दिया रहेगा कि नंबर ऑफ फैटल कितना है, नंबर ऑफ सीरियस इंजुरी कितना है, दिया रहेगा। जो भी वैल्यू दिया रहेगा आप इस फॉर्मूला में पुट कर देंगे, 50F + S डिवाइडेड बाय मेन शिफ्ट इंटू 10⁵, एक वैल्यू आ जाएगा। अब मान लेते हैं कोई वैल्यू आया, 10 आया, 12 आया, मान लेते हैं कि 11 वैल्यू आ गया, ठीक है। तो अब यहीं से इसका एक मेन है कि हमें डिसाइड करना है कि ये माइंस एक्सीडेंट प्रोन है या नहीं है। तो देखिए क्या है, इफ द सेवेरिटी इंडेक्स इज मोर देन 12 देन दैट माइंड शैल बी कॉल्ड एज एक्सीडेंट प्रोन, अदरवाइज नॉन एक्सीडेंट प्रोन। तो ध्यान में रखना है 12, ठीक है, 12। यदि सेवेरिटी इंडेक्स का वैल्यू 12 से ज्यादा है तो आप इसे समझिए कि ये एक्सीडेंट प्रोन माइंस है, और इससे कम है तो आप समझिए कि ये एक्सीडेंट प्रोन माइंस नहीं है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है, और इसको में भी हो सकता है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन इससे आ सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, जब भी हम लोग इसको सेवेरिटी इंडेक्स को निकालते हैं ना, तो मान लेते हैं कोई माइंस है, उस माइंस में भी हो सकता है कि 1 ईयर में एक बार एक्सीडेंट हो सकता है 2 बार एक्सीडेंट हो सकता है, नहीं भी एक्सीडेंट हो। हम कंसीडर ऐसे करते हैं कि कोई माइंस में एक बार एक्सीडेंट हुआ हो, तो हम लोग एक बार एक्सीडेंट हुआ है तो हमारे पास डेटा एक हुआ, तो हम सेवेरिटी इंडेक्स एक बार का निकालेंगे। 1 टाइम एक्सीडेंट हुआ है, कोई माइंस में 2 बार निकल गया, 3 बार हो गया एक्सीडेंट, तो उसी तरह निकालेंगे। तो होता क्या है कि कभी भी आप कोई माइंस का प्रोनेंट्स, एक्सीडेंट प्रोनेंट्स बताने के लिए सिंगल डेटा से नहीं बता सकते हैं। आप लोग स्टैटिस्टिक्स पढ़ते भी होंगे
कि यदि हम लोग एक सिंगल डेटा यूज करते हैं और हम लोग उससे एक डिसीजन ड्राइव करते हैं तो वो उतना रिलायबल नहीं होता है। तो डीजीएमएस क्या करता है, डीजीएमएस या करना क्या चाहिए, ऑब्वियसली डीजीएमएस भी करता है कि इसको अर्थमेटिक मीन ले लेता है 5 साल का। 5 साल का उस माइंड्स में देख लेगा कि किस तरह का सेवेरिटी इंडेक्स है और उसको एक मीन वैल्यू ले लेगा, मीन वैल्यू ले लेगा और उस मीन वैल्यू के अकॉर्डिंग देखेगा कि वो 12 से ज्यादा है कि 12 से कम है। ठीक है, तो सॉरी, कभी पूछ सकता है कि ये डीजीएमएस किस तरह निकालता है, तो 5 साल के रिस्पेक्ट में अर्थमेटिक मीन ले लेता है, जो भी वैल्यू आया, 4-5 एक्सीडेंट हुआ तो 3 ही एक्सीडेंट हुआ या तो 2 एक्सीडेंट हुआ, हो सकता है माइंस का कंडीशन जिस तरह है उस तरह हुआ, और 5 साल का एक अर्थमेटिक मीन लेके उसका सेवेरिटी इंडेक्स का मीन लेके डिसाइड करता है कि एक्सीडेंट प्रोन माइंस है या नहीं है। ठीक है, उसी तरह एक और इंडिसेस है, तो उसको हम लोग उसको कंबाइंड इंडेक्स कहते हैं। ठीक है, कंबाइंड इंडेक्स कहते हैं। देखिए क्या है, सिमिलरली फ्रीक्वेंसी एंड सेवेरिटी रेट इंडेक्सेस आर यूज्ड टू मेजर द सेफ्टी परफॉर्मेंस ऑफ माइंस। ठीक है, एक अलग चीज होता है कि सेफ्टी परफॉर्मेंस। अब सेफ्टी परफॉर्मेंस के लिए आपको फ्रीक्वेंसी भी रेट चाहिए और ये सेवेरिटी इंडेक्स चाहिए, क्योंकि इंडिविजुअली सेवेरिटी इंडेक्स से आप नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ पर्सन, प्रोडक्शन और किस तरह हो रहा है वो भी उस पर डिपेंड कर जाएगा कि सेफ्टी परफॉर्मेंस किस तरह है। तो ये सब चीजें यहाँ फ्रीक्वेंसी से निकालते हैं, और हम लोग यहाँ पे नंबर ऑफ केसेस कितना हुआ, सीरियस कितना हुआ, रिपोर्टेबल कितना हुआ, फैटल कितना हुआ, हम लोग यहाँ से निकालते हैं। तो हम लोग दोनों को जब कंबाइन करते हैं तब हम लोग का पास एक कंबाइंड इंडेक्स आता है। उस कंबाइंड इंडेक्स के अकॉर्डिंग हम लोग उसका एक मतलब कह सकते हैं कि इससे एक इंडिसेस है विच मेजर्स द सेफ्टी परफॉर्मेंस ऑफ माइंस, बताता है कि इसमें सेफ्टी का क्या परफॉर्मेंस है, अच्छा है या मॉडरेट है या वेरी हाई है, इस तरह। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, ये भी देखिए क्वेश्चन पूछ सकता है, सीधा सिंपली से क्वेश्चन पूछ सकता है कि इससे कंबाइंड इंडेक्स निकाल दें। तो कंबाइंड इंडेक्स निकालने का फॉर्मूला होता है फ्रीक्वेंसी रेट इनटू सेवेरिटी इंडेक्स डिवाइडेड बाय, है ना, 1000। ठीक है, सिंपल फॉर्मूला है। कंबाइंड इंडेक्स के लिए दोनों हम लोग यूज करते हैं, ध्यान में रखना। कंबाइंड इंडेक्स, कंबाइंड मतलब कंबाइंड दोनों, फ्रीक्वेंसी रेट और सेवेरिटी इंडेक्स डिवाइडेड बाय 1000। तो ये हम लोग क्वेश्चन पूछ सकता है कि कंबाइंड इंडेक्स से हम लोग क्या मेजर करते हैं, क्या मेजर मतलब क्या एवेल्युएट करते हैं, तो सेफ्टी परफॉर्मेंस, सॉरी सेफ्टी परफॉर्मेंस करते हैं। लेकिन सेवेरिटी इंडेक्स से क्या करते हैं, एक्सीडेंट प्रोनेंस करते हैं। क्वेश्चन आ सकता है इस तरह। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये चीजें हो गई थी आपका कि इसका सेवेरिटी के क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सेवेरिटी। अभी क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन लोकेशन, तो मैं इसको बहुत ज्यादा कवर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि कई बार मैंने इसको पढ़ा चुका हूँ पीछे। तो ये अंडरग्राउंड माइनिंग एक्सीडेंट किस तरह है, क्या क्या होता है, कौन कौन सा पॉइंट्स है, कौन कौन से जगह पे ज्यादा होता है, ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ वो सब ना। तो उसी तरह ओपन कास्ट माइनिंग में जैसे मशीनरी में बता चुका था कि कोलिजन होता हो गया इस तरह ओपन कास्ट में। उसी तरह सरफेस लेवल पे बहुत सारा चीज है, ये सब आप लोग जानते भी होंगे, तो इसमें टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। ये क्लासिफिकेशन बाय लोकेशन है। क्लासिफिकेशन बाय काउज के लिए थोड़ा सा मैं बता दूं। क्लासिफिकेशन बाय काउज, इसके कौन कौन से काउज के बेसिस पे क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहला होता है ग्राउंड कंट्रोल फेलियर। ग्राउंड कंट्रोल फेलियर अंडरग्राउंड में एक मेजर रोल प्ले करता है ना, अदर देन फॉल के बाद ये ग्राउंड कंट्रोल फेलियर होता है। ग्राउंड कंट्रोल फेलियर के कारण काफी एक्सीडेंट होती है, और रिपोर्टेबल हो और सीरियस हो, ज्यादातर सीरियस होती है इसमें एक्सीडेंट। ठीक है, इसमें क्या क्या आता है बस मैं वो बताता हूँ। जैसे रूफ एंड साइड फॉल हो गया। द मोस्ट कॉमन काउजेस ऑफ फैटल एक्सीडेंट इन अंडरग्राउंड माइंस occurring when rock from the ceiling, mine ceiling or wall collapse due to the geological pressure, explosion or inadequate support। ज्यादातर क्या होता है कि वैसे कोई जियोलॉजिकल फॉल्ट आ गया, जियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस आ गया, तो रूफ फॉल या साइड फॉल हो गया, या फिर इनएडिक्वेट सपोर्ट लगाएं। जैसे आप लोग देखते होंगे कई माइंस में ऐसा होता है, तो मैं तो सजेस्ट करता हूँ कि ऐसा ना करें। जैसे मान लेते हैं कि फर्स्ट शिफ्ट है, फर्स्ट शिफ्ट में अपने एक्सकवेशन किया, कुछ ड्रिलिंग ब्लास्टिंग करके हमने कुछ प्रोग्रेस किया, रूफ बोल्टिंग किया, लेकिन सेकंड शिफ्ट में भी थोड़ा किया, मे भी हो सकता है थर्ड शिफ्ट में आपके पास मटेरियल नहीं है, जैसे बोल्ट नहीं है या मैन पावर नहीं है, तो आप लोग क्या करते हैं, थर्ड शिफ्ट में आप लोग रूफ बोल्टिंग नहीं करते हैं। तो क्या हो गया कि वो जो फेस है
वो फेस एक्सपोज ही रह गया, आप लोग ने सपोर्ट नहीं किया, तो इनएडिक्वेट सपोर्ट है, वहां पे क्या फॉल हो सकता है। अब मान लेते हैं कि कोई ऐसे है वाटर लॉक्ड रीजन के आसपास, तो उसके नेबर में आप अप्रोच कर रहे हैं कोई फेस को जहां पे वाटर है, या फिर कोई जियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस जैसे फॉल्ट है, वहां पे हम लोग अप्रोच कर रहे हैं, जियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस है, वहां कुछ प्रेशर है, तो उसके कारण भी ग्राउंड फेलियर हो सकता है, रूफ फेलियर हो सकता है, इधर साइड भी फेलियर हो सकता है। ठीक है, उसी तरह माइंड इंड्यूस्ड सेस्मिसिटी, इसका भी एक कारण होता है, इस कारण से भी बहुत सारा जैसे शॉक आप लोग देखते होंगे, जैसे कोई पिलर है, मान लेते हैं बोर्ड एंड पिलर हम लोग माइंड्स कर रहे हैं, पिलर है, इस पिलर पे ये रूफ है, ठीक है, इस रूफ पे प्रेशर आ रहा है, और ये एक टाइम तक इस प्रेशर को स्ट्रेस को ऑब्जर्व कर रहा है, लेकिन एक टाइम ऐसा आ रहा है जिसमें जो वो प्रेशर है उसको रिलीज कर दे रहा है, ठीक है ना। रिलीज करने के बाद क्या होगा कि एकदम वायलेंट ग्राउंड शेकिंग होगा, और यहाँ से ब्लोन आउट हो जाएगा, जितने भी फेस है वो ब्लोन आउट होगा, सडनली यहाँ पे स्ट्रेस रिलीज हो रहा है, ठीक है, स्ट्रेस रिलीज हो रहा है, ये रॉक मैकेनिक्स में आप लोग पढ़े भी होंगे। तो इस तरह से भी एक्सीडेंट, जैसे यहाँ पे कोई वर्किंग कर रहा है, कोई भी है, तो उसके साथ कोई मशीनरी है, डैमेज हो सकता है, तो उस तरह का एक्सीडेंट यहाँ से हो सकता है, ठीक है। रॉक एंड कोल बस्ट इससे भी होता है, तो ये आप लोग रॉक एंड कोल बस्ट तो समझते होंगे, जो सडन एंड वायलेंट इजेक्शन है, इस तरह का हो गया, तो वहां पे कोल प्रॉपर्टी डैमेज हो सकता है, किसी को हो सकता है ना। और भी बहुत सारा इसमें है कि एक्सप्लोजन है, फायर है, ठीक है, मिथेन एक्सप्लोजन है, कोल डस्ट एक्सप्लोजन है, माइन फायर है, ब्लास्टिंग एक्सीडेंट है, ब्लास्टिंग से बहुत ज्यादा एक्सीडेंट होता है, ज्यादातर आप ओपन कास्ट में देखेंगे, फॉल हो गया है ना, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल फेलियर के कारण बहुत ज्यादा शॉक भी लग सकता है, यहाँ भी एक्सीडेंट होता है। मशीनरी इक्विपमेंट तो बहुत ज्यादा है, हॉलेज एक्सीडेंट है, इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट है, तो ये सब है ना काउजेस है, ठीक है। इन्वायरमेंटल है, जियोलॉजिकल है। इन्वायरमेंटल में जैसे मान लेते हैं कि कोई ऐसे एक माइंस है, उस माइंस में एसडीएल चल रहा है, हीट बहुत है, ठीक है, हीट बहुत है, वहां पे कोई वर्कर काम कर रहा है, वो डिसस्ट्रेस हो चुका है, डिसस्ट्रेस होने के कारण क्या है कि उसकी बॉडी की मूवमेंट प्रॉपर नहीं है, में भी हो सकता है कि वहां एक्सीडेंट उसकी हो सकती है, ठीक है। तो इस तरह का इन्वायरमेंट हो गया, कोई जियोलॉजिकल इवेंट हो गया, उसके कारण इनंडेशन, पानी आ गया, टॉक्सिक गैस सडन में रिलीज हो गया, कोई पर्सन फॉल हो गया, ऑब्जेक्ट किसी पे गिर गया, तो ये सबसे जो है काउज बेस्ड एक्सीडेंट है, ये क्लासिफिकेशन हो गया। अब उतना हो गया, अब यहाँ पे आइए जो इंपॉर्टेंट हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अब डीजीएमएस जो है वो क्वेश्चन सिंपल सिंपल नहीं पूछ रहा है, अब थोड़ा थोड़ा डेप्थ में भी पूछ रहा है, तो हम लोग को डेप्थ में भी समझना पड़ेगा। हम लोग ये सब चीजों को छोड़ देते थे, सिंपल जानते थे, डेफिनेशन देखते थे, जो लोग पढ़ता था, लेकिन नहीं, हम लोग इस पर डेप्थ भी जानेंगे। और ये क्या है, जैसे आपको एक मैं स्टोरी के टाइप में समझाता हूँ कि पहले हम लोग ये समझते थे कि कोई मैकेनिकल फेलियर के कारण या ह्यूमन एरर के कारण या कोई सिंपल चीजें जैसे अनसेफ एक्ट हो गया, अनसेफ कंडीशन हो गया, ये सब के कारण हमारा एक्सीडेंट होता था, मतलब काउजेस ऑफ एक्सीडेंट, ये सब सिंपल सिंपल हम लोग समझते थे। लेकिन जो ही इसका थ्योरी डेवलप हुआ तब हम लोग समझने लगे कि नहीं, सिर्फ आपका मैकेनिकल, फिजिकल, केमिकल कारण ही नहीं है एक्सीडेंट का, इसका इन डेप्थ जब स्टडी करेंगे तो बहुत सारे आपका डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट होगा जो वो कंट्रीब्यूट कर रहा है माइन एक्सीडेंट में या तो कोई भी वर्क प्लेस में, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट थ्योरी जो हम लोग को पढ़ना है, वो एक जो पहला थ्योरी है, हेनरीज थ्योरी है, उसको हम लोग, इसको कहीं कहीं आप देखेंगे डोमिनो थ्योरी भी हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन में ये पूछ सकता है आपको कि डोमिनो थ्योरी किस लिए यूज करते हैं, कहाँ पे यूज होता है, या तो फिर इसका नाम दूसरा भी, इसका हेनरीज थ्योरी भी पूछ सकता है कि कहाँ भी यूज करता है। तो सिंपली ये काउज ऑफ एक्सीडेंट से रिलेटेड ये थ्योरी है कि काउजेस ऑफ एक्सीडेंट में कौन कौन सी चीजें कंट्रीब्यूट करती है और कैसे कैसे एक्सीडेंट को, इसमें एक्सीडेंट के काउजेस को एक्सप्लेन किया गया है। तो आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि डोमिनोज थ्योरी या हेनरीज थ्योरी एक्सीडेंट के काउजेस से रिलेटेड थ्योरी है, इतना ये जान गए। ये 1931 में डेवलप किया था हेनरीज ने, ठीक ना। तो इसमें क्या उन्होंने किया, इस थ्योरी में उन्होंने क्या दिया, इसका कंक्लूजन भी बताऊंगा, पहले इसका स्टोरी समझिए। सबसे पहले ने ये रियलाइज किया कि जो एक्सीडेंट हो रही है वो उस समय वो इसमें कर रहा था कि फैक्ट्री में एक्सीडेंट हो रहा है, माइंस में एक्सीडेंट हो रहा है, कोई वर्क प्लेस में एक्सीडेंट हो रहा है, वो सबके लिए दिया। तो इसमें सबसे पहले उन्होंने क्या किया
इसको एक बहुत सारे डेटा के साथ इन्होंने एनालिसिस किया, बहुत सारे माइन एक्सीडेंट हो या तो किसी भी तरह का एक्सीडेंट हो, उसे एनालिसिस किया कि कौन कौन से मेजर कंट्रीब्यूटिंग पैरामीटर्स है, क्यों हो रही है एक्सीडेंट, और हम लोग कौन कौन सी चीजें को यदि इलिमिनेट कर दें तो एक्सीडेंट प्रिवेंट हो जाएगा। सारी चीज इलिमिनेट करने की जरूरत है या तो कुछ कुछ चीजें को इलिमिनेट कर देंगे तो भी हो सकता है। तो यहाँ पे एक चेन का कुछ बात बोला है, डोमिनो इफेक्ट की बात बोली है। उस डोमिनो इफेक्ट में यदि हम लोग चेन को ब्रेक कर देते हैं तो हो सकता है नहीं, यदि चेन को हम लोग ब्रेक करते हैं तो हमारा एक्सीडेंट प्रिवेंट हो सकता है। तो देखिए क्या इसमें बोलता है कि हेनरीज थ्योरी ऑफ एक्सीडेंट काउजेशन हैज टू मेन कंपोनेंट। पहला कंपोनेंट क्या होता है? डोमिनो थ्योरी। इसी के बारे में बात कर रहा था कि एक डोमिनो इफेक्ट होता है यहाँ पे, डोमिनो थ्योरी विच causes accidents results from a chain of event starting from basic causes leading to unsafe act conditions and ending in accidents। मतलब ये इसका बता रहा है कि जो एक्सीडेंट है वो सडन नहीं होता, ये एक चेन ऑफ इवेंट है, धीरे धीरे, मतलब कुछ बेसिक काउजेस हुआ, इंसेंचुरी हुआ, पर्सनल फेल्यूर हुआ, कुछ ऐसे करते करते अनसेफ एक्ट कंडीशन बन गया, एक्ट हुआ, फिर कंडीशन बना, फिर एक्सीडेंट हुआ, फिर फैटल हुआ। इस तरह का एक चेन बन रहा है, उस चेन सीधा धीरे 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 करके वो एक्सीडेंट को लीड कर रहा है। ठीक है, तो उस चेन को यदि हम लोग ब्रेक करेंगे तो एक्सीडेंट नहीं होगा, वो आगे आपको बताएंगे। तो ठीक है, यहाँ एक डोमिनो इफेक्ट हो रहा है, एक के बाद एक के बाद एक। ठीक है, और दूसरा बोल रहा है कि एक्सीडेंट ट्रायंगल, इसमें से दो कंपोनेंट का बात किया, तो पहला कंपोनेंट तो हो गया वो डोमिनो इफेक्ट, दूसरा कंपोनेंट है एक्सीडेंट ट्रायंगल। ये प्रिंसिपल stating that for every major injury there are numerous minor injury and countless near miss। मतलब ये दूसरा ये कहना चाह रहा है कि यदि कोई एक्सीडेंट होता है तो सिर्फ हम ये ना समझें कि सिर्फ इसमें डेथ हो रहा है, फैटल हो रहा है, सीरियस इंजरी हो रहा है। यदि कोई एक मेजर इंजरी हुआ तो उसके रिस्पेक्ट में बहुत सारा माइनर इंजरी भी हुआ होगा और बहुत सारा काउंटलेस नियर मिस हुआ होगा, तब जाके वो एक्सीडेंट हुआ और वहां जाके फैटल हुआ है। तो वही वाला चीज है, डोमिनो इफेक्ट बता रहा है, जो चेन इफेक्ट है वही यहाँ भी एक्सीडेंट ट्रायंगल की बात कर रही है कि एक एक्सीडेंट हुआ है, इसका मतलब नीचे माइनर इंजरी भी हुआ है और बहुत सारा नियर मिस भी हुआ है। ठीक है, एक आगे आपको बताएंगे एक ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल में देखिए, ये ट्रायंगल में यदि आपका एक मेजर एक्सीडेंट हुआ है, मेजर इंजरी हुआ है, तो 29 एक्सीडेंट जो हुआ है वो माइनर हुआ है। यानी ये बताता है कि एक मेजर होने के कारण 29 माइनर हुआ होगा और 300 एक्सीडेंट नो इंजुरी, यानी जैसे नियर मिस वगैरह हो गया, वो सब 300 हुआ है। यानी यदि ये तो ऐसे हो रहा है कि पहले नियर मिस हुआ होगा फिर इधर गया होगा, यदि हम लोग नियर मिस में ही आइडेंटिफाई कर लिए होते तो ये एक्सीडेंट नहीं होता। 300 टाइम्स नियर मिस हुआ होगा, इसकी थ्योरी बोलती है। तो यदि हम लोग पहले से नियर मिस हुआ हम लोग रिपोर्ट करते, उसमें कुछ प्रिवेंशन लेते, तो मे बी ये एक्सीडेंट नहीं होता। तो ये रूट काउज की बात करता है कि रूट काउज इस एक्सीडेंट का क्या है, कैसे हम लोग इलिमिनेट कर सकते हैं। इस फिगर पे और भी आएंगे, यहाँ पे देख लीजिए इसका जो 5, इसका क्वेश्चन पूछ सकता है, इसका डोमिनोज का 5 कंपोनेंट है ना, 5 कंपोनेंट है इस थ्योरी का। तो देखिए डोमिनोज थ्योरी का पहला क्या है, जो सबसे फर्स्ट में होता है, पहला क्या होता है, इंसेस्ट्री और सोशल इन्वायरमेंट। को ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट किया जैसे फैक्टर इन ए पर्सन्स बैकग्राउंड, कोई ऐसा वर्कर्स है वैसा इन्वायरमेंट क्रिएट किया जहां से वो एक्सीडेंट होने का चांसेस बढ़ सकता है। उसके बाद क्या होता है, जैसे वो एक उसका बैकग्राउंड हो गया, दूसरा उसके बाद होता है पर्सनल फॉल्ट, यानी कोई उसका कैरेक्टरिस्टिक्स ही ऐसा है, बिहेवियर ही ऐसा है कि वो कुछ ना कुछ एक्सीडेंट मतलब एसओपी नहीं फॉलो कर रहा है, सीओपी फॉलो नहीं कर रहा है, या तो कुछ ऐसा नहीं कर रहा, पर्सनल पर्सन्स का फॉल्ट है, इंडिविजुअल पर्सन्स का फॉल्ट है। वहां पहले दूसरा में वो आएगा। उसके बाद क्या होगा, पर्सन ने फॉल्ट किया तो ऑब्वियसली यदि किसी पर्सन ने कुछ जो एसओपी लेट डाउन है उसको फॉल्ट किया तो ऑब्वियसली वो अनसेफ एक्ट क्रिएट करेगा, कंडीशन क्रिएट करेगा। तो थर्ड पोजीशन पे आ जाता है कि अनसेफ एक्ट क्रिएट हो जाएगा, फिर कंडीशन क्रिएट हो जाएगा। ये क्या होता है, जैसे वायलेशन ऑफ प्रोसीजर और हजार्डस इन्वायरमेंट, ये तीसरा स्टेज पे आएगा। फिर उसके बाद जब यहाँ भी आप नहीं रोकते हैं तो एक्सीडेंट में आ जाता है। यदि एक्सीडेंट हो गया उसके बाद ऑब्वियसली इंजुरी होगा, अब इंजुरी जिस टाइप का हो जाता है। तो ये 5 स्टेज है, ठीक है ना। पहला इंसेस्ट्री और सोशल इन्वायरमेंट, वैसा इन्वायरमेंट क्रिएट करता है, फिर पर्सनल फॉल्ट होता है, फिर अनसेफ एक्ट और कंडीशन हुआ, फिर एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट होने के बाद इंजुरी हो गया। तो ये 5 ऐसे ऐसे करके सीरीज है।
ठीक है ना। तो क्वेश्चन इसमें पूछ सकता है इसका पांचों सीरीज, तो सिर्फ बहुत ज्यादा नहीं तो इतना ध्यान रखना है पांचों सीरीज क्या है, किस तरह है। तो इसमें से बोलता है, इसका मेन एक कंक्लूजन है इस थ्योरी का, ये बोलते हैं हेनरीज कि रिमूविंग एनी वन डोमिनो, यानी ये डोमिनो हो रहा है, एक के बाद एक हो रहा है, एक के बाद एक हो रहा है, तो यदि हम इसमें किसी एक को रिमूव कर देते हैं तो हम लोग एक्सीडेंट को प्रिवेंट कर सकते हैं। जैसे रिमूविंग एनी वन डोमिनो पर्टिकुलरली unsafe act or condition can stop the chain of events and prevent accident। देखिए मैं पहली बार ही बताया कि ये डोमिनो इफेक्ट है। यदि उस चेन को आप ब्रेक करते हैं स्टार्टिंग में, तो वहां से यदि आप चेन ब्रेक किए तो आगे नहीं बढ़ेगा। तो ये एक रूट काउज बताने की कोशिश कर रहा है कि यदि आप रूट काउज पे फोकस करते हैं, वहीं पे आप उसका प्रिवेंटिव मेजर्स ले लेते हैं, तो आपका एक्सीडेंट नहीं होता, माइंस में एक्सीडेंट नहीं होता है। हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, नियर मिस हुआ, रिपोर्ट नहीं किया, उसमें कोई रिमेडियल एक्शन नहीं लिए, फिर वो पर्सनल फॉल्ट बढ़ा, अनसेफ एक्ट हुआ, कंडीशन हुआ, फिर एक्सीडेंट हुआ। तो इसीलिए इस फिगर में डिसाइड बताया गया है कि आपका एक एक्सीडेंट हो रहा है, मेजर एक्सीडेंट, तो 3 टाइम्स ऑफ नियर मिस हुआ होगा। ठीक है, तो आपको तो कई बार पता चला होगा नियर मिस हो रहा है उस कंडीशन पे, उस जगह पे, तो हम लोग को उसको प्रिवेंट करना है। ठीक है, तो ये सेकंड पार्ट जो है एक्सीडेंट ट्रायंगल है, इसको सेफ्टी पिरामिड भी कहते हैं। ठीक है ना, सेफ्टी पिरामिड भी कहते हैं। इससे क्वेश्चन आ सकता है आपका, आपको इसमें से दो चीज रखना है, 129 और 300। ठीक है, 3 स्टेज है इस ट्रायंगल का। यदि 1 मेजर इंजुरी हुआ तो 29 माइनर हुआ, 300 एक्सीडेंट विथ नो इंजुरी, जैसे नियर मिस जैसा हो गया। ठीक है, तो वही चीजें यहाँ पे है। लेकिन यहाँ पे चीज और भी है, इसका कंक्लूजन का पार्ट में बताता है कि देखिए ये कंक्लूड किया है, हेनरीज कैलकुलेटेड दैट about 88% of all workplace accident are caused by human action, unsafe act। यही वहां भी बात कर रहा था कि यदि उस डोमिनो इफेक्ट में अनसेफ एक्ट को हम लोग निकाल देते हैं तो हमारा एक्सीडेंट का चेन जो है ब्रेक हो जाता है। तो यहाँ पे बता रहा है कि 88% जो है ना अनसेफ एक्ट के कारण हो रहा है। ठीक है, आगे देखिए इसका एक दो पॉइंट्स और है कि क्या बोल रहा है, जो बाकी रेस्ट होता है ना 10% ड्यू टू अनसेफ कंडीशन, वहां 88 है, यहाँ 85 है। दोनों जगह मैंने दो चीज देखा, लेकिन मुझे जहां तक लग रहा है कि 85 की बात है ये ना। 88 2-3 बुक मैंने देखा, तो कुछ बुक में 88 लिखा है, 85 लिखा है। ठीक है, लेकिन इसी के देखिए ये थ्योरी है, एक ओवरऑल वैल्यू दे रहा है, पर्सपेक्टिव है कि इसके आसपास जो है ना वो इसके कारण हो रहा है। 1 मिनट, ठीक है। और ओनली 2% ही जो होता है वो एक्ट ऑफ नेचर होता है। कभी हम लोग ज्यादातर अभी सुनते हैं ना कि हम लोग माइंस में काम कर रहे हैं तो एक्सीडेंट होगा, हम लोग बचा नहीं सकते, लेकिन ऐसा बात नहीं है कि ये जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल गलत है। ओनली 2% ऑफ एक्सीडेंट ड्यू टू एक्ट ऑफ नेचर, और बाकी तक जो एक्सीडेंट हो रहा है वो अनसेफ एक्ट के कारण हो रहा है, अनसेफ कंडीशन के कारण हो रहा है, या फिर हम लोग खुद से उसको क्रिएट कर रहे हैं, हम लोग उसको रिमेडियल एक्शन नहीं ले रहे हैं, तभी हो रहा है। तो वो स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है कि हम लोग नेचर के अगेंस्ट काम कर रहे हैं तो एक्सीडेंट होगा। नहीं, बिल्कुल अगेंस्ट नहीं होगा। जैसे आपको एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, कोई रूफ फॉल होने वाला है, तो फॉल होने से पहले वो ऑब्वियसली इंडिकेशन दिया है, लेकिन हम लोग उस इंडिकेशन को देखे नहीं है, इंडिकेशन को मेजर नहीं किया, इंडिकेशन पे ध्यान नहीं दिया, इसके कारण वो एक्सीडेंट हुआ है। तो ऐसा है। तो इस थ्योरी का ये हाईलाइट्स है। इस थ्योरी में आपको 2-3 चीज पूछ सकता है। पहले ये पूछ सकता है कि ये थ्योरी किस लिए है। तो इस थ्योरी में 2 पार्ट है, एक ट्रायंगल का पार्ट है, एक डोमिनो इफेक्ट का पार्ट है, तो ये पूछ सकता है। दूसरा इसमें ये पूछ सकता है, पांचों पैरामीटर है, वो पांचों पैरामीटर क्या है, नेम तक पूछ सकता है। ठीक है, इसमें कौन सा मेजर कंट्रीब्यूटरी है उस चेन का, तो अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन है। इसमें जो ट्रायंगल है उसको पिरामिड कहते हैं। इससे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये बन सकता है 129 और 300। ठीक है, ये वाला को ध्यान रखना है कि इस पिरामिड का किस तरह स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये मेजर था इस थ्योरम का। अब एक दूसरा थ्योरम उसके बाद आता है। दूसरा थ्योरम क्या है, उसके बाद का थ्योरम है, ये बर्ड थ्योरम है। बर्ड थ्योरम ये भी उसी के बाद इसको डेवलप किया गया, और इसमें से ये क्या बताता है, जिसमें मैं इसको पढ़ देता हूँ फिर उसके बाद समझाता हूँ। इसमें भी ट्रायंगल है, लेकिन उससे इन डेप्थ स्टडी इसमें हुआ है। ठीक है ना, इसमें इन डेप्थ स्टडी होने के बाद
इस ट्रायंगल को दिया है बर्ड थ्योरी, इसको कहते हैं, 1966 में आया है, काउजेशन ऑफ माइन एक्सीडेंट को लेके, माइन एक्सीडेंट और एक्सीडेंट को लेके, ठीक है, इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट को लेके इसको हम लोग यूज करते हैं। ऐसा पर्टिकुलर ही थ्योरी माइंस के लिए नहीं है, लेकिन हाँ जो शुरुआती दौर पे ये सब थ्योरम डेवलप हुआ है, तो एक्सीडेंट, सेफ्टी, ये सब ना फैक्ट्री और माइन से ही आया हुआ है, तो एकदम बिल्कुल ये इस पे अप्लाई होती है, ठीक है ना। तो बर्ड थ्योरी क्या कहती है, इज इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट प्रिवेंशन मॉडल दैट बिल्ड ऑन हेनरीज ओरिजिनल वर्क, उसी के बेस पे इसको बना गया, शोइंग ए स्टैटिस्टिकल रिलेशनशिप बिटवीन नियर मिस, माइनर एक्सीडेंट एंड सीरियस इंजरी और फेटालिटीज, ठीक है। तो उसी के बेसिस पे स्टैटिस्टिकल रिलेशनशिप बताता है, और ये क्या बताता है, ही सजेस्ट ए रेशियो ऑफ रफली 1 सीरियस इंजरी टू 10 माइनर इंजरीज, 30 प्रॉपर्टी डैमेज एक्सीडेंट और 600 नियर मिस। अब इसको छोड़ दीजिए, यहाँ कंफ्यूज करेंगे, पिक्चर में देखिए, इस पिक्चर में क्या बताता है कि कोई ऐसा एक्सीडेंट है, 1 यदि डेथ हो रहा है, तो इसका मतलब उसमें 10 सीरियस एक्सीडेंट हुआ होगा, उसके बाद 30 माइनर एक्सीडेंट हुआ होगा और 600 नियर मिस हुआ होगा, ठीक है। तो ये इसका इस ट्रायंगल है, तो इसमें से आपको क्या याद रखना है, 1, 10, 30 और 600, ये इसका बर्ड थ्योरी 1966 में दिया। और बर्ड थ्योरी 1966 में दिया तो इन्होंने ये बताया कि यदि कोई एक्सीडेंट 1 डेथ हो रहा है तो 10 सडन एक्सीडेंट, सीरियस एक्सीडेंट हुआ होगा, 30 माइनर एक्सीडेंट हुआ होगा, 600 नियर मिस हुआ होगा। ये भी वही बता रहा है कि यदि कोई भी एक एक्सीडेंट हुआ, 600 हुआ, तो हम लोग को पहले से ही नियर मिस पता चल गया, हम लोग वहां प्रिवेंटिव मेजर ले सकते थे। यदि नहीं लिए तो फिर क्या हुआ, वो कन्वर्ट हो गया है आगे एक्सीडेंट में, एक्सीडेंट में कवर हुआ, तो यदि 1 डेथ होता है तो सिर्फ 1 डेथ ही नहीं है, उसके अगेंस्ट में बहुत सारे सीरियस एक्सीडेंट भी हुआ होगा और माइनर भी हुआ होगा, यानी टोटल वो लॉस बताना की कोशिश कर रहा है, ठीक है। मतलब अब बोलेंगे ये सब थ्योरी क्या है, तो ये क्या है, ये थ्योरी एक कोर आइडिया रहता है इसका कि हम लोग को नंबर ऑफ एक्सीडेंट को रिड्यूस करना, जैसे यहाँ पे लिखा भी है, देखिए, द थ्योरी कोर आइडिया इज दैट बाय रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ नियर मिसेस और माइनर एक्सीडेंट कंपनीज कैन आल्सो रिड्यूस द लाइक्लीहुड ऑफ एक्सीडेंट। देखिए, थ्योरी का कोर आइडिया क्या है कि हम लोग को रूट काउज पे जाना है और रूट काउज को रिड्यूस करना है, क्योंकि सडनली हम लोग कोई एक एक्सीडेंट को रिड्यूस नहीं कर सकते हैं, प्रिवेंट नहीं कर सकते हैं, उसको रोक नहीं सकते हैं, वो एक चेन ऑफ इवेंट है जो आगे जाके फैटल पे होता है, एक्सीडेंट होता है। तो इसका कोर आइडिया है कि हम लोग उसको जो नियर मिसेस है, नियर मिसेस जैसे होते होते बच गया, कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ लेकिन कुछ इंडिकेशन दिया, हम लोग को वहां पे रोकना है, उसको कुछ प्रिवेंटिव एक्शन लेना है, कुछ रिमेडियल एक्शन लेना है, रिपोर्ट करना है, या फिर कुछ कोई मशीनरी है, कुछ मशीनरी में लीकेज आ रहा है तो उसको तुरंत रिपोर्ट करना है, वो नियर मिसेस है, पता नहीं चला कि एक्सीडेंट है। जब एक्सीडेंट होगा तब आप देखेंगे, मे भी हो सकता है कहीं कोई होस पाइप है, होस पाइप में थोड़ा सा लीकेज है, आपने उस होस पाइप का लीकेज को रिपेयर नहीं करवाया, तो मे भी हो सकता है वो एक्सीडेंट में कन्वर्ट हो जाए। तो इसका कोर आइडिया यही है कि टू रिड्यूस द नंबर ऑफ नियर मिसेस एंड माइनर एक्सीडेंट, ठीक है। यदि आप ये सब रिड्यूस करते हैं तो एक पर्टिकुलर एक्सीडेंट को आप प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें से जो बताता है, इसमें भी 5 पॉइंट है, ठीक है। इसमें 5 पॉइंट क्या है, इसमें आपको तो मेन ट्रायंगल याद रखना है और ये थ्योरी किस लिए दिया है वो याद रखना है। इसमें से क्या क्या है कि ये बताता है कि एक एक्सीडेंट को लीड करने के लिए 5 स्टेप किस किस तरह से हम लोग इसको मिस करते हैं जो जाके एक्सीडेंट में कन्वर्ट होता है। तो पहला देखिए क्या ये बोलता है, लैक ऑफ मैनेजमेंट, पहला इसका पॉइंट है लैक ऑफ मैनेजमेंट, यानी पुअर मैनेजमेंट एंड ए लैक ऑफ ओवरसाइट इंक्लूडिंग inadequate सेफ्टी प्रोग्राम, स्टैंडर्ड्स एंड कंप्लायंस। देखिए, कभी भी कोई माइंस ओपन हुआ, स्टार्ट हुआ, तो सबसे पहले ऑनर जो भी है, ऑनर का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि सेफ कंडीशन दें, एडिक्वेट सेफ्टी प्रोग्राम रखें, स्टैंडर्ड लेट डाउन करें, जितने भी कंप्लायंस है वो फुलफिल करें, तब जाके माइंस स्टार्ट करें। सेकंड पार्ट में आता है जो काम कर रहा है वर्कर्स है उसकी, लेकिन फर्स्ट पार्ट आ जाता है मैनेजमेंट का कि कोई पुअर कंडीशन ना दें जिससे एक्सीडेंट हो सकता है, पुअर कंडीशन प्रोवाइड ना करें, यदि है तो उसको तुरंत रिमेडियल एक्शन लेके उसको प्रिवेंट करें या उसको इलिमिनेट करें, उस पर कोई एक्शन लें और तुरंत खत्म करें उसको, वैसे कुछ है तो, ठीक है। तो ये पहला होता है कि लैक ऑफ मैनेजमेंट। दूसरा होता है बेसिक कॉजेज, जिसको ओरिजिन कहते हैं, ठीक है ना, जहां से एक्सीडेंट ओरिजिन होने को शुरू करता है। दीज कैन बी पर्सनल फैक्टर,
एग्जाम्पल लैक ऑफ नॉलेज, इम्प्रॉपर मोटिवेशन, जॉब फैक्टर में हो जाएगा, जैसे पुअर मेंटेनेंस, कोई मशीन को हम लोग मेंटेन पूरा नहीं कर रहे हैं, एडिक्वेट इनएडिक्वेट इक्विपमेंट, जैसे मान लेते हैं कोई काम करने के लिए मुझे कुछ ऐसी टाइप का मशीनरी है लेकिन हम लोग कोई दूसरा मशीनरी वहां पे लगा रहे हैं, या हमें 3 नंबर ऑफ मशीनरी की जरूरत है, आप 2 लगा रहे हैं, कोई ड्रिल कर रहा है, ड्रिल में 5 लोगों की जरूरत है, आप 3 लोगों उसको दे रहे हैं। तो ये सब क्या हो गया, इनएडिक्वेट पर्सन, इनएडिक्वेट इक्विपमेंट, पुअर मेंटेनेंस। तो यहीं से कोई भी नियर मिस हो या माइनर एक्सीडेंट हो, यहाँ से ये ओरिजिन होता है। उसके बाद इमीडिएट काउ, जिसको हम लोग सिम्टम्स कहते हैं, जहां से हमें फील कर सकते हैं कि हाँ यहाँ से एक्सीडेंट हो सकता है, जिसको आपको फील होगा कि यहाँ पे चांसेस है, कुछ प्रॉब्लम है। तो दीज आर द अनसेफ एक्ट एंड अनसेफ कंडीशन दैट आर द डायरेक्ट ऑब्जर्वेबल ट्रिगर्स ऑफ एक्सीडेंट, जहां पे थोड़े थोड़े आपको ट्रिगर करेगा कि हाँ ऐसा हो सकता है। ये सिम्टम्स वाला पार्ट है, थर्ड पार्ट। उसके बाद एक्सीडेंट, एकदम बिल्कुल एक्सीडेंट हो जाएगा। द इवेंट इटसेल्फ वेयर ये पर्सन और ऑब्जेक्ट कम्स इनटू कांटेक्ट विद एन एनर्जी सोर्स अबव देयर इंजुरी थ्रेशोल्ड। उसके बाद 5वां हो जाता है लॉस, इंजुरी और डैमेज, द रिजल्टिंग आउटकम सच एज इंजुरी, इलनेस और प्रॉपर्टी डैमेज। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैंने 2 चीजों पे ना एलो किया है। ये 5 स्टेप हो रहा है, धीरे 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 करते करते एक एक्सीडेंट यहाँ तक आ जा रहा है, फिर लॉस आ रहा है। तो ये थ्योरी बताता है कि यदि हम इसमें से 2 पार्ट, यानी पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 3, इस सेक्शन को यदि हम लोग प्रिवेंट कर पाए या तो स्ट्रॉन्ग कर पाए, तो हमारा एक्सीडेंट नहीं होगा। बेसिक्स काउजेज, जिसको ओरिजिन कहते हैं, वो वाली चीजें, और इमीडिएट काउजेज जहां सिम्टम्स हो रहे हैं, वो वाली चीजें। यदि हम इसको प्रिवेंट कर दें तो हमारा एक्सीडेंट नहीं होगा। तो ये होती है कि इसमें फोकस इसमें करता है कि बेसिक काउजेस जो भी है उसमें फोकस है कि हम लोग वहां पे आइडेंटिफाई कर लें, और यदि जहां सिम्टम्स दिखे तो तुरंत हम लोग उसको रिपोर्ट करके रिमेडियल एक्शन ले लें। ठीक है, दूसरा एक और यानी थर्ड थ्योरी है, उसको पियर्सन थ्योरी कहते हैं, या तो फिर ह्यूमन फैक्टर थ्योरी कहते हैं। ठीक है, ह्यूमन फैक्टर थ्योरी कहते हैं। उसके बाद एक और है, अभी जो मॉडर्न थ्योरी चल रहा है। मॉडर्न थ्योरी में लगभग बहुत सारी चीजों को कवर किया है। ये पुराने जो उस समय स्टार्टिंग में हम लोग थ्योरी पढ़ते थे सेफ्टी को लेके, काउजेज और प्रिवेंशन को लेके। तो ठीक है, ये देखिए, ये पियर्सन थ्योरी क्या कहता है, ह्यूमन फैक्टर थ्योरी कहता है। ये हाईलाइट्स करता है कि हाउ फैक्टर्स लाइक वर्क स्टेशंस, incapability, inappropriate response and individual characteristics contribute to the accident। अब देखिए, तीनों जो हम लोग पढ़ रहे हैं, तीनों थ्योरम पढ़े, वो तीनों थ्योरम में ना यही बात कर रहा है, रूट काउज से स्टार्टिंग कर रहा है और धीरे 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 सिम्टम्स को लेके सीधा आगे जाके एक्सीडेंट तक जा रहा है। तो यहाँ भी देखिए वही किया, वर्क स्टेशन, इनकेपेबिलिटी, इनएप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स, इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना। 3 चीजों की बात करी, तीनों चीजों क्या एक के बाद एक के बाद एक के बाद उसी तरह स्टेज है। तो ये भी वही बात कर रहा है। पहला में क्या बता रहा है कि वर्क स्टेशन इनकैपेबिलिटी। ठीक है, जैसे मिसमैच बिटवीन द फिजिकल डिमांड ऑफ वर्क स्टेशन एंड वर्कर्स कैपेबिलिटी। जैसे आप मान लीजिए कि कोई एक्सप्लोसिव कैरियर है, आप उसको ब्लास्टिंग में डाल दिए, तो क्या उस वर्कर्स का कैपेबिलिटी नहीं है वो करने के लिए, उसका वो कभी ट्रेनिंग नहीं मिला है, तो वहां पे जाके इनकैपेबल है वो काम करने के लिए। ठीक है, मान लेते हैं कोई ऐसी फिजिकल यानी कोई इक्विपमेंट आपको चाहिए, आपने उस इक्विपमेंट की जगह दूसरा इक्विपमेंट दे दिया है काम करने के लिए, या वो ठीक से प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है, तो वर्क स्टेशन इनकैपेबिलिटी। ठीक है, ये पहला इसका ये बात करता है कि यदि इस तरह है तो आप वहां से एक्सीडेंट जनरेट होगा। ठीक है ना। इन अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स, मतलब मान लेते हैं कहीं से कोई सिचुएशन ऐसा क्रिएट हुआ या तो सिम्टम्स मिला, बट आप इन अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स किए। आप मतलब कहने का मतलब कि जो वर्कर्स है या तो वहां पे सेफ्टी ऑफिसर है या तो ऑफिसर है, वो इन अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स किया। जैसे वर्कर्स इनकरेक्ट और अनसुटेबल रिस्पॉन्स टू ए सिचुएशंस which may stem from the lack of skills, knowledge, presence of physical और mental डिफेक्ट। जैसे कोई ऐसा सिचुएशन हुआ वहां पे, यदि आपका स्किल ही नहीं है वो करने का, आप वो काम कर रहे हैं, वैसे काम कर रहे हैं, कुछ आपको जैसे कहीं काम कर रहे हैं और आपको कुछ स्किल चाहिए उस काम करने के लिए, वो स्किल नहीं, तो ऑब्वियसली आप प्रॉपर वे में एज पर एसओपी नहीं करेंगे, एज पर जो रूल्स रेगुलेशन उसके अकॉर्डिंग नहीं करेंगे, आप रिस्पॉन्ड उसके अकॉर्डिंग नहीं कर रहे हैं, इन अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स है, कुछ सिम्टम्स दिख रहा है आप उसको समझ नहीं पा रहे हैं, तो इन अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स है। तो उसके कारण आपका पहले इनकैपेबिलिटी हुआ, फिर इन अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स हुआ, उसके बाद पर्सनल फैक्टर हो गया। पर्सनल फैक्टर में क्या होता है कि जैसे पर्सनल क्वालिफिकेशन
हेल्थ कंडीशन, अब मान लेते हैं कोई वर्कर्स है उसका हेल्थ ही ठीक नहीं है, ठीक है ना, कोई कोई वर्कर्स है, कोई वर्कर्स है उसको को वर्कर्स का हेल्थ ठीक नहीं है, उसके कारण जो साथ में काम कर रहा है उसको डेंजर है, यानी जो ड्यूटी ऑफ केयर है एक दूसरे के प्रति वो कर नहीं पा रहा है, तो ये पर्सनल फैक्टर है। कहीं कुछ अपने से जैसे नाइट शिफ्ट में काम कर रहा है वो सो गया, तो एक ड्यूटी है जो वो अपना पर्सनल फैक्टर है वो काम नहीं कर पा रहा है, पर्सनल फैक्टर के कारण एक एक्सीडेंट को लीड कर रहा है तो उसको इनिशिएट कर रहा है। फिर कोई इन्वायरमेंटल फैक्टर हो गया, जैसे इन्वायरमेंटल फैक्टर जैसे मान लेते हैं कहीं पे कोई साइडिंग है वहां पे लाइट ठीक से नहीं है, पे लोडर चल रहा है तो ठीक से दिखेगा नहीं, हो सकता है एक्सीडेंट हो सकता है। लाइट यदि कोई ओपन कास्ट है, प्रॉपर लाइट नहीं है रोडवे में, जैसे हॉल इसमें हॉल रोड में हो सकता है कि हॉल रोड में वहां पे डंपर चल रही है, लाइट ठीक से नहीं है, प्रॉपर लाइट नहीं होने के कारण एक्सीडेंट हो सकता है। अच्छा सा ग्रेडियंट नहीं है, ठीक से रिपेयर नहीं है, तो वो एक इन्वायरमेंटल फैक्टर है, वेंटिलेशन ठीक से नहीं है, तो वो सब इन्वायरमेंटल कारण के कारण भी एक्सीडेंट को लीड करता है। उसी तरह सिस्टमेटिक फेलियर तो समझ सकते हैं, जैसे कोई सिस्टम में भी फेल हो जा रहा है, ठीक है ना, कोई मैनेजमेंट का प्रैक्टिस ट्रेनिंग नहीं दे पा रहा है, इक्विपमेंट का क्वालिटी चेक नहीं कर पा रहा है, तो चेक नहीं किया, बहुत दिनों से कुछ नहीं कर पा रहा है, ठीक है ना, जो जॉब प्रोसीजर है उसको ठीक से वो फॉलो नहीं कर रहा है, कंडीशन को अनसेफ करते जा रहा है, तो ये सिस्टमेटिक फेलियर है। ज्यादातर हम लोग कभी कहते हैं कि सिस्टम का फेलियर है, ठीक है ना, तो एक वो कारण है कि आपको ये सब चीजों को आप इग्नोर करेंगे तो आपको आप एक्सीडेंट की ओर जा रहे हैं, मतलब आप इसका कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, प्रिवेंशन नहीं कर रहे हैं। तो ये सब मेजर काउजेस है जो इस थ्योरी में, इसको पियर्सन थ्योरी में बताया गया है कि वर्क स्टेशन इनकैपेबिलिटी, इनएप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स, पर्सन फैक्टर, इन्वायरमेंटल फैक्टर और सिस्टमेटिक फेलियर, ठीक है। तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन आपका जो दो हम आपको पहले बताया, ये वाला बर्ड्स थ्योरी और ये हेनरिच थ्योरी, ये काफी इंपॉर्टेंट था, इसको ध्यान में रखिएगा। अभी मैं 3 थ्योरी इसका पढ़ा रहा हूं, है ना। आगे अब देखते हैं, थोड़ा सा क्लास डिले हो गया था इसलिए थोड़ा सा और क्लास को कंटिन्यू कर दे रहे हैं, है ना। 1 मिनट। देखिए अब ये हम लोग जो मेन टॉपिक है ना, काउजेज एंड प्रिवेंशन, थ्योरी तो उधर से आ गई, एक पर्सपेक्टिव वहां से पता चल गया कि एक्सीडेंट कैसे हो रहा है। अब हम लोग इसको ब्रेक डाउन करेंगे कि एक्सीडेंट का काउजेस क्या क्या होता है, कि कौन कौन से काउजेस है जिसके कारण एक्सीडेंट हो रहा है। वो तो हम लोग एक नॉर्मल काउजेस के बियॉन्ड हम लोग एक पर्सपेक्टिव पे भी जा रहे थे कि ह्यूमन फैक्टर क्या हो सकता है, ह्यूमन फैक्टर के कारण, वर्किंग कंडीशन के कारण, इन्वायरमेंट के कारण क्या क्या हो सकता है। वो थ्योरी एक अपना आइडेंटिफाई किया है जो कौन ज्यादा मेजर कंट्रीब्यूटिंग पैरामीटर है। उसी तरह अब यहाँ इसको हम लोग इंडिविजुअल ब्रेक डाउन करेंगे कि एक्सीडेंट का काउजेस क्या है और उसका प्रिवेंशन क्या है। जैसे एज ग्रुप के कारण, मैं इसका एग्जांपल के तौर पे बताते जाऊंगा कि काउजेस कहाँ कहाँ होता है, आप लोग ऐसे ही इसका बारे में जानते हैं। जैसे एज है, कोई अब मान लीजिए कि ऐसा वर्कर्स है, एजेड है, ठीक है, मान लेते हैं कि 56 ईयर का है। अब 56 ईयर का है और ऑब्वियसली आप ऐसा उसको काम कर देने दे दिए हैं, काम दिए हैं जो उसकी बॉडी वहां तक रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रही है, तो हो सकता है कि उसके कारण उसका एक्सीडेंट हो जाए। तो मैनेजमेंट का यह है कि यदि 56 ईयर उसका एज है, उसकी बॉडी का कंडीशन इस तरह, हेल्थ इश्यूज है या तो हेल्थ कंडीशन ठीक है, तो उसी के अनुसार उसको काम देना है, उसी के अनुसार उसको ट्रेनिंग देना है जिससे एक्सीडेंट बचे। अब मान लेते हैं कि कोई ऐसा 56 ईयर का एज का कोई वर्कर्स है और हम ये कहें कि नहीं आपको एक मशीन चलानी है, जो मशीन वो ऑपरेट नहीं कर पा रहा है, तो ज्यादातर चांसेस एक्सीडेंट होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम लोग उसको वैसे सिचुएशन पे डाल रहे हैं जहां पे एक्सीडेंट हो जाएगा। तो ये हो गया। अब मान लेते हैं कोई न्यूली रिक्रूटेड एम्प्लॉय है, ठीक है, न्यूली रिक्रूटेड एम्प्लॉय है, जैसे मान लेते हैं कि 1 ईयर ही हुआ है, उसको माइंस के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है और उसको हम लोग अकेले भेज दिए हैं गैस सैंपलिंग करने के लिए। तो ऑब्वियसली हो सकता है उसके साथ कुछ इशू हो सकता है, कहीं फंस सकता है या तो गैस कहीं लीकेज हो रहा है उसको पता नहीं चला, सडन वो गैस जहाँ इंजस्ट हो रहा है वहां पे चला जाए। तो एज ग्रुप के कारण भी एक्सीडेंट होता है। तो हम लोग को ध्यान रखना है कि माइंड मैनेजमेंट को ध्यान रखना है कि एज ग्रुप के अकॉर्डिंग, उसकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग उसको वर्क असाइन किया जाए और टाइम टू टाइम उसको असेस करते जाए। उसी तरह होता है टाइमिंग ऑफ वर्किंग। जैसे मान लेते हैं कि चेंज ऑफ शिफ्ट, चेंज ऑफ शिफ्ट में क्या होता है कि हर लोग का इंटेंशन होता है कि जल्दी जल्दी हमको काम खत्म करके निकलना है, और उस समय कुछ ना कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है, नेग्लिजेंस हो जाता है और वहां पे एक्सीडेंट होने लगती है। जैसे नाइट शिफ्ट हो गया, नाइट शिफ्ट में क्या होता है कि कुछ लोग हैं
सो गए, कुछ लोग वर्क पे नहीं गया। जैसे मान लेते हैं कि नाइट शिफ्ट चल रही है, किसी को फेस तक पहुंचना है, लेकिन वो इधर ही रह गया क्योंकि नाइट में कोई उसको सुपरवाइजर उसका नहीं है, तो उसका वहां पे काम नहीं हो रहा है, किसी का काम मिसिंग हो रहा है, तो मे भी हो सकता है उस काम के कारण दूसरा काम उसका जो है, उसका सबोर्डिनेट को या तो उसका जो को वर्कर्स है उसको इश्यू हो रहा है, उसके कारण मे भी कोई एक्सीडेंट हो जाए। मान लेते हैं कोई ओटी हम दे दिए, ओटी किसी को दे रहे हैं, जैसे कोई वर्कर है वो ओवर ओटी दे रहे हैं, ओवर ओटी देने से क्या हो रहा है कि ठीक है काम तो कर रहा है, बट उसको एक स्ट्रेस बढ़ रहा है, टाइम उसका बढ़ रहा है, उसका बॉडी का जो रिस्पॉन्ड करने का एक कैपेबिलिटी है, उस कैपेबिलिटी के बियॉन्ड हम उसको ओटी दे दिए हैं, काम करने के लिए ओवर टाइम दे दिए हैं, वो काम नहीं कर पाएगा, परफॉर्म नहीं कर पाएगा, है ना। कोई कोई सिचुएशन पे ठीक है इमरजेंसी वर्क है वहां पे देते हैं, लेकिन जनरली हम लोग को ओटी उतना नहीं देना चाहिए जितना कि कोई एक्सीडेंट उससे हो, वो ठीक से प्रॉपर उसकी बॉडी फंक्शन ना करे, वो काम ना कर पाए, परफॉर्म ना कर पाए, स्ट्रेस हो, नींद आए, कुछ हो सकता है उसके साथ, तो इस तरह का हम लोग को नहीं देना। तो इस तरह का टाइमिंग है जो इससे होता है। अनऑथराइज वर्क, जैसे मान लेते हैं कि कोई वर्क है, जैसे एक माइंस है, उस माइंस में स्टोइंग चल रही है, या तो कोई माइंस है उस माइंस में डिपलरिंग चल रही है, डिपलरिंग चल रही है, डिपलरिंग इंचार्ज है, डिपलरिंग इंचार्ज 5 दिनों के लिए छुट्टी में चली गई है, चला गया है, ठीक है। अब हम कोई ऐसे असिस्टेंट मैनेजर को दे दिए हैं जो कभी डिप्लरिंग देखा ही नहीं है, या तो कभी काम नहीं किया है, या तो कोई माइनिंग सरदार को ऐसे डिप्लॉय कर दिए जो कभी किया नहीं, उसको एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो 5 दिनों के बीच में यदि कहीं भी कुछ नियर मिस होता है, कहीं भी कुछ छोटे मोटे एक्सीडेंट होती है, तो उस एक्सीडेंट को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा, रिपोर्ट नहीं कर पाएगा, तो उसको एक मतलब नॉलेज नहीं है, उसमें एक्सपीरियंस नहीं है। तो हम लोग को क्या है कि यदि कोई एब्सेंट में जाता है तो हमको एक प्रॉपर वैसे ऑफिसर को, वैसे माइनिंग सरदार को देना है, अनऑथराइज वर्क नहीं करना है, उसको एक प्रॉपर तरीके से देना है। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई वर्क है अनऑथराइज वर्क कर दिया, मतलब वो उस काम के लिए नहीं है लेकिन उसको दे दिया, कोई पेपर नहीं किया है और चला गया, वो काम ठीक से नहीं कर पाया, तो वहां पे एक्सीडेंट हो सकता है। अनसेफ एक्ट और कंडीशन तो कई बार इसको बता चुका हूँ, जैसे मेंटल इम्बैलेंस हो जाता है, कभी किसी के पास बहुत ज्यादा वर्क स्ट्रेस हो गया, प्रोडक्शन का मार है, प्रोडक्शन स्ट्रेस है, एकदम एग्जॉस्ट हो गया। आप लोग पर डे देखते होंगे, यदि कहीं माइंस में आप लोग काम कर ही रहे हो, देखते होंगे ड्रिंक करके आ गया है और उसका पूरा मेंटल इम्बैलेंस ठीक नहीं है, हम लोग उसको अंडरग्राउंड भेज दिए, या तो ओपन कास्ट में भेज दिए, या तो में हो सकता है कि वो एचईएमएम का ऑपरेटर हो। तो ये सब के कारण ना इसका काउजेज है जो एक्सीडेंट हो सकता है। अब अनसेफ एक्ट में क्या क्या होता है ये देखिए, जैसे अनसेफ इक्विपमेंट हो गया, मशीन विदाउट स्टार्टिंग, मशीन विदाउट वर्किंग, आप ये सब इसको पढ़िएगा, कई बार मैं बता चुका हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं पीपीटी में डाल दिया हूँ कि एग्जांपल ऑफ अनसेफ एक्ट क्या होता है और एग्जांपल ऑफ अनसेफ कंडीशन क्या होता है। जैसे फॉल्टी डिजाइन ऑफ मशीन हो गया, जैसे कोई प्रोटेक्टिव डिवाइस जो है वो माइंस में अवेलेबल नहीं है, सपोर्ट अवेलेबल नहीं है, कोई वर्किंग फेस में लाइट नहीं है, इनएडिक्वेट वेंटिलेशन है, तो ये सब क्या है, कंडीशन है जो अनसेफ कंडीशन है जहां से एक्सीडेंट हो सकता है, ठीक है। अब एक हम लोग टॉपिक इसको पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग इसको क्लोज करेंगे कि कॉस्ट ऑफ एक्सीडेंट। कॉस्ट ऑफ एक्सीडेंट क्या होता है, जैसे मान लेते हैं कोई माइंस हुआ, कोई माइंस है, माइंस में एक्सीडेंट हो गया, कोई माइंस है उस माइंस में एक्सीडेंट हो गया, ऑब्वियसली उस माइंस में एक्सीडेंट हुआ तो या तो रिपोर्टेबल होगा, या तो सीरियस होगा, या तो फटाल होगा, कुछ ना कुछ तो जरूर हुआ होगा। कोई एक्सीडेंट हुआ तो, और यदि लकली कुछ नहीं हुआ तो बहुत अच्छा है, लेकिन यदि कुछ हुआ तो हम लोग असेस करते हैं कि इस एक्सीडेंट का कॉस्ट क्या है। क्या सिर्फ एक फैटल हुआ तो उस फैटल का मतलब सिर्फ एक एम्प्लॉय का जान गया, या और भी कुछ हुआ, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, कितने कॉस्ट इन्वॉल्व है एक एक्सीडेंट से। एक्चुअली हम लोग एक्सीडेंट पे इतना फोकस क्यों कर रहे हैं, सेफ्टी पे इतना फोकस क्यों कर रहे हैं, कारण यही है, कॉस्ट ऑफ एक्सीडेंट। हम लोग का कोशिश रहता है कि हम लोग को जो एक एक्सीडेंट होता है तो उसके अगेंस्ट में कंपनी को या ऑनर को काफी कॉस्ट पड़ जाती है, डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट। यदि डायरेक्ट कॉस्ट मान लो कि उसमें 1 रुपया पड़ रहा है तो इनडायरेक्ट कॉस्ट 5 जो दिखेगा नहीं, ठीक है। तो इसके कंपनी बहुत ज्यादा फोकस करती है कि सेफ इन्वायरमेंट दें और प्रॉपर ट्रेनिंग दें, एक्सीडेंट ना हो, नहीं तो फिर इसका कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाता है, प्रोडक्शन रुक जाती है, बहुत सारा इसका इश्यूज है। इसलिए कंपनी चाहती है कि वो एक्सीडेंट ना हो, और एक ह्यूमन रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम सबों का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सेफ इन्वायरमेंट क्रिएट करें और सेफली काम करें, प्रोडक्शन करें, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ एक्सीडेंट देखते हैं। तो इसमें से क्या होता है, आप देखें कि इफ द एक्सीडेंट अकर्स, एम्प्लॉय हु विटनेस इट आर ऑफन टू स्ट्रेस टू कंटिन्यू वर्किंग। अब देखिए कि कोई माइंड से वहां पे एक्सीडेंट हुआ और कोई वर्कर के
आंख के सामने है किसी का डेथ हो गया, देखिए उसका कितना ट्रॉमा होगा, मेंटल ट्रॉमा होगा। किसी को अपने साथ मरते देखा है, किसी को अपने साथ सीरियस इंजरी होते हुए देखा है, वो आदमी उस कंडीशन पे फिर से काम करने के लिए तैयार ही नहीं होगा, कभी जाएगा ही नहीं, तो जाना नहीं चाहेगा, अब जाएगा तो बहुत दिनों के बाद, उसको काउंसलिंग करने के बाद। तो यही होता है कि कहीं एक्सीडेंट हुआ और जो उसको प्रॉपरली सामने से विटनेस किया वो काफी डिस्ट्रेस हो जाता है, जाना नहीं चाहता। ऑब्वियसली किसी के साथ भी हो सकता है, रोड एक्सीडेंट में हो रहा है, आपके साथ हो गया, आप देखेंगे 2 दिन तक आप खाना नहीं खा पाएंगे वो कि कैसे एक्सीडेंट हो गया था, ऐसे सिचुएशन को आप देखे थे, ठीक है। साथ साथ में क्या हो गया, एक तो एक इंडिविजुअल उसकी डेथ हो गई, उसका जो को वर्कर्स है, साथ में काम करने वाला है, डिस्ट्रेस हो गया, ऑपरेशन रुक जाता है, हॉल्ट हो जाता है, ऑपरेशन हॉल्ट until the damaged equipment is either repaired, cleaned or replaced with new machinery। कोई मशीनरी में एक्सीडेंट हुआ तो उसको रिप्लेस करना पड़ेगा या रिपेयर करना पड़ेगा, तो वहां से रिमूव करना पड़ेगा, तो प्रोडक्शन हमारा उस टाइम के लिए हॉल्ट हो गया, है ना। सुपरवाइजर जो है ना, सुपरवाइजर मस्ट कंप्लीट ए डिटेल एक्सीडेंट रिपोर्ट अलोंग विथ मल्टीपल रेगुलेटरी डॉक्यूमेंट। जैसे ही कोई एक्सीडेंट हो गया, फैटल हो गया, सीरियस हो गया, रिपोर्टेबल हो गया, अब क्या करना है उसको, एक रेगुलेटरी बॉडी है जो डीजीएमएस है, उसको रिपोर्ट देना है, उसके लिए रिपोर्ट तैयार करना है, रेगुलेटरी कंप्लायंस तैयार करना है, जो ऑनर है वो ऑनर के साथ कुछ लिटिगेशन ना आ जाए तो उसके लिए प्रिपरेशन करना है, जितनी भी पोटेंशियल लीगल एक्शन है वो सब प्रिपेयर करेगा, उसकी ऑनर, सुपरवाइजर, को वर्कर्स, प्रोडक्शन सब हेम्पर हो रहा है। तो ये एक कॉस्ट हो गया, इसका ओवरऑल बताया। अब क्या होता है इसमें से दो कॉस्ट, जनरली 3 कॉस्ट होती है, लेकिन मैं यहाँ 2 कॉस्ट बता रहा हूँ, एक सोशल कॉस्ट भी होती है कि एक सोशल इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है एक्सीडेंट पे, जो आपको बताया जैसे कि किसी ने सामने से देख लिया, वो काम नहीं कर पा रहा है, उसको डर लग रहा है फिर से काम करने के लिए, ठीक है। लेकिन उसके अलावा डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट जो मेजर कॉस्ट होता है इसका, तो जैसे डायरेक्ट कॉस्ट क्या हो गया, जिसको हम लोग सामने से देख पा रहे हैं कि एक डायरेक्टली इन्वॉल्व है इस एक्सीडेंट में। जैसे कोई भी एक्सीडेंट हो गया तो हम लोग को क्या करना होगा, रेस्क्यू करना होगा, रिकवरी करना पड़ेगा। इसमें क्या होगा, अमाउंट लगेगा, ठीक है, टाइम लगेगा, उस ड्यूरेशन तक प्रोडक्शन नहीं होगा। जितने भी एक्सीडेंट में हुआ है, इंजरी हुआ, माइनर हुआ, उसको मेडिकल ट्रीटमेंट देना होगा, हॉस्पिटल में देना होगा, मेडिकल केयर देना होगा, मेडिकल कॉस्ट लगेगा, रूल्स के अनुसार उसके भी जितना कंपनसेशन है वो कंपनसेशन अमाउंट देना होगा। प्रोडक्शन उस टाइम के लिए बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाएगा, इक्विपमेंट डैमेज हो जाएगा। इतना होने के बाद आपको एक रेगुलेटरी बॉडी बोल सकती है कि साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन कीजिए, क्यों हुआ, क्या हुआ, उसमें पैसा लगेगा। तो ये सब क्या आपका डायरेक्ट कॉस्ट इन्वॉल्व हो रहा है। और कुछ ऐसा कॉस्ट है जो दिखेगा नहीं, जैसे प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, लॉस ऑफ प्रोडक्शन दिख नहीं रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, एक एक्सीडेंट के कारण आपका हो सकता है कई दिनों तक, कई मंथ तक आपका प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, रेगुलेटरी लिटिगेशन के कारण या रेगुलेटरी बॉडीज ने वायलेशन कर दिया है, उसके कारण आपका और माइंस को बंद कर दिया, प्रोडक्शन को बंद कर दिया, तो लॉस ऑफ प्रोडक्शन हो गया। कभी कभी आपका लॉन्ग टर्म प्रोडक्शन हो जाता है, क्योंकि मान लेते हैं कोई इक्विपमेंट ही डैमेज हो गया, इक्विपमेंट डैमेज हो गया तो आप इक्विपमेंट को लाएंगे तभी ना प्रोडक्शन कर पाएंगे, ठीक है, आपका सिचुएशन नॉर्मल है बट इक्विपमेंट नहीं है, तो लॉन्ग टर्म प्रोडक्शन लॉस हो गया। लॉस ऑफ वैल्यूएबल टाइम, आप मान लेते हैं कि कोई मार्च के टाइम पे या तो फरवरी के टाइम में एक्सीडेंट हुआ, जो वैल्यूएबल टाइम है मैनेजमेंट का, उसमें आपका प्रोडक्शन लॉस हो गया। कोई साइकोलॉजिकल स्ट्रेस हो जाता है सुपरवाइजर पे कि अब काम कैसे करवाऊंगा, एक फियर आ गया है लोगों पे, जो वर्कर्स है या तो अपना माइंड वर्कर है, उससे फियर आ गया कैसे काम करवाऊंगा। इंडस्ट्रियल अनरेस्ट हो जाता है, आसपास के जो लोगों में आईआर इश्यूज क्रिएट हो जाता है कि आप लोगों ने सेफ्टी प्रिकॉशन नहीं रखा, जितने भी कंडीशन था उसको सेफली नहीं रखा, आप लोग ने ये नहीं किया, बहुत सारी चीजें होता है जो आईआर इशू हो जाता है, ये सब सब इनडायरेक्ट कॉस्ट में जाता है, ठीक है। और ओवरऑल क्या होता है कि कंपनी का रेपुटेशन खराब हो जाती है कि इस कंपनी की जो माइंस है वो उतनी सेफ नहीं है, काम नहीं किया जा सकता है, आए दिन एक्सीडेंट होती है। तो ये सब इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है। डायरेक्ट कॉस्ट हो गया, इनडायरेक्ट कॉस्ट हो जाता है। अभी आपको बताया कि जो डायरेक्ट कॉस्ट है ना, डायरेक्ट कॉस्ट इसको एक एक रुपया इसमें लग रहा है डायरेक्ट कॉस्ट में, तो इनडायरेक्ट कॉस्ट में समझ लीजिए कि 5 टाइम्स लग जाता है। वो दिखता नहीं है लेकिन 5 टाइम्स है। तो ये समझ लीजिए इनडायरेक्ट कॉस्ट जो है वो 5 टाइम्स ऑफ डायरेक्ट कॉस्ट है। डायरेक्ट कॉस्ट कम होता है, इनडायरेक्ट कॉस्ट ज्यादा हो जाता है कंपनी के लिए, वो 5 टाइम्स 4 टाइम्स इस तरह हो जाता है। आप यहाँ पे एक देखिए, मैं फिगर रखा हूं जो इसमें से क्या है, ये बता रहा है आइसबर्ग इफेक्ट जैसा है। ये जो कॉस्ट ऑफ एक्सीडेंट है, आइसबर्ग इफेक्ट जैसा आपको ऊपर से बहुत कम दिखेगा जो डायरेक्ट कॉस्ट है, लेकिन हिडन कॉस्ट बहुत ज्यादा है, जो हम बताएं 5 टाइम्स।
तो देखिए जो आपको दिख रहा है ऊपर वाला पार्ट, ये सब डायरेक्ट कॉस्ट है, और इसके नीचे ये सब क्या है, आइसबर्ग इफेक्ट जैसा है कि एकदम दिख रहा है कम, लेकिन इसके अगेंस्ट बहुत सारा जो है हिडन है। ठीक है, तो ये सब जो अभी आपको बताया इनडायरेक्ट कॉस्ट है, ये मोरल कम हो जाता है, कंपनी की इमेज कम कम हो जाती है, खराब हो जाती है, प्रोडक्शन खराब हो जाता है, मशीनरी देर देर से आया, प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है, बहुत सारा इनडायरेक्ट कॉस्ट है। तो इन्वेस्टिगेशन में इंटरनल कॉस्ट लग रहा है, तो ये सब एक आपका इंटरनल इनडायरेक्ट कॉस्ट है, और ये आपका डायरेक्ट कॉस्ट है। तो ये आज का क्लास है, आज मैं यहाँ खत्म करता हूँ, और कल से हम लोग इसको पढ़ेंगे कि इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट कैसे लिखते हैं, कैसे प्रिपेयर करते हैं, कैसे सबमिट करें। तो हम लोग कल का क्लास, कल संडे है, तो देखता हूँ। तो ठीक है, थैंक यू।